चलिए आरंभ करें जी। सूर्यकांत जी जी चलिए फिर है। जी जी। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम् वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य धुट् संधि विषय पठामः। मित्रों, यह जो धुट् संधि है इसका भी प्रयोग कम होता है। जैसे आपने कुक और टुक नाम की ये संधि पढ़ी थी, जैसे इनका प्रयोग बहुत कम होता है था, ऐसे ही धुट् संधि का भी प्रयोग कम है। पर ये लघुकौमुदी में चूंकि आई हुई हैं, अतः इस दृष्टि से हम इन्हें पढ़ेंगे। जी तो चलिए इनका पठन आरंभ करते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे आगम संधौ धुट् अर्थात धुट् संधि। जी आपने कल पढ़ा था कुक और टुक। तो धुट् करने वाले जो सूत्र हैं आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी में, इनकी संख्या है 2। ये 2 सूत्र हैं, जिसमें से पहला सूत्र है डासी धुट् और दूसरा है नश्च। जी जी दोनों की कंडीशन लगभग बराबर सी है। पहला सूत्र क्या करता है? डात परस्य सस्य धुंडवा। डकार से परे क्या हो यदि शकार, ये वाला दंत शकार होना चाहिए। जी तो डात परस्य, डकार से परे यदि सकार है तो उसको क्या होगा? धुट होगा। और यह धुट आगम है, ये विकल्प से होगा। तो इसलिए आपने डायग्राम में देखा कि डकार ये है, इससे परे यदि ये सकार है तो इसको धुट आगम कर लेना है। धुट में इत संज्ञा किस चीज की होती है? ऊ टकी और ऊ की। अच्छा, धुट आगम आपको अब बताना है, यह आगम तित है या फिर कित है? टित है। तित है, क्योंकि इसमें ट की संज्ञा हो रही है। जी आपके पिछले जो आगम थे, कल आपने पढ़े थे, वो कित थे, क्योंकि उनमें ककार की संज्ञा हुई थी। इसमें ट की संज्ञा हुई है, अतः ये आगम कैसा है? टित है। अच्छा, ये विधान किसको किया जा रहा है? सकार को। डकार से परे यदि सकार है तो उसको विधान किया जा रहा है। अतः सकार के कहां बैठेगा? तो पहले। जो पहले बैठेगा, क्योंकि आद्यंत टकितो यही तो बताता है कि जी जो टित आगम आदि में होते हैं और कित आगम अंत में होते हैं, इस चीज की सूचना वो सूत्र प्रदान करता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ कि यह जो धुट आगम है ये टित है, टित होने से आदि में बैठेगा। अतः हमने सकार के आदि में देखिए धुट आगम को लिखा है। जी ये उसकी स्थिति इधर रहेगी। इसका उदाहरण अभी बताते हैं। नश्च सूत्र को भी समझ लीजिए, सेम लगभग ऐसा ही है सूत्रकार। सूत्र क्या कहता है? नामतात परस्य सस्य धुडवा। पदार्थ आपकी वृत्ति में नहीं है, लेकिन कुछ टीकाकारों का यह कथन है कि नामतात पदार्थ परस्य सस्य धुडवा, पद का भी इसमें है संबंध। तो नांत पद से परे सकार को धुरागम होता है। ठीक है, तो नांत पद होना चाहिए। तो यहाँ पर जो न लिखा हुआ है मित्रों, ये डायग्राम में, इस न का अर्थ है नांत पद। ये जी पद है, ये नांत पद समझना। ड के साथ ऐसा नहीं है, वहां तो डकारात परस से तुडवा यही है। पर यहाँ पर कुछ टीकाकारों के मतानुसार ये नांत पद है।
तो नान्त पद से परे सकार को धुडागम होगा। सकार है ये आपका दंतिसा सकार, ओके जी इसको ही धुडागम होगा। तो धुडागम दो ही कंडीशन में होगा, आपने देख लिया कि पूर्व में उसके ड या ना में से कोई एक रहेगा, और बाद में यदि स होगा तो धुडागम में बीच में घुस जाएगा, मतलब स का आदि अवयव बन जाएगा, सकार को धुट होगा। तो जिसको जो आगम होता है वो उसका अवयव होता है, अवयव मतलब उसका अंग होता है। जैसे आपके अंग हाथ पैर नाक मुंह इत्यादि है, ऐसे ही स का अवयव क्या होगा, वह धुट होगा। ठीक है, जी चलिए अब ये दोनों सूत्रों को पढ़ने के बाद अब बढ़ते हैं आगे प्रयोगों की तरफ, जहां पर ये सूत्र लगते हैं। तो उन प्रयोगों में देखिए, सबसे पहला प्रयोग है सड प्लस संता। ओके, जी यहाँ पर क्या चीज है इस प्रयोग में, दहसी धुट, यह सूत्र आपको प्रवृत्त कराना है। तो यह सूत्र कब लगेगा, डकार से परे सकार को धुडागम होगा। क्यों जी जी, जी क्या होगा, डकार से परे स को धुट का आगम होगा। तो सड में आप देख रहे हो ड है, क्यों जी, जी यस है ये रहा डा, उस डा से परे दंत स है, यस संता का स है। तो इसको आपको क्या कर देना है, धुट आगम कर देना है। और धुट आगम में बचता क्या है ये बताओ, उठ तो चला जाता है ना, ध बचता है जी ना, जी तो इसलिए क्या कहना है, ध बचेगा। तो स्थिति कैसी हो जाएगी, ध को बचने के बाद आप सेकंड पोजीशन देखिए, षड ध संता। क्या कहा आपने, षड ध संता, ये धुट का धा है, ये उठ चला गया, इत संज्ञा हो गई, लोप हो गया उसका। जी ठीक है, जी अब ऐसी स्थिति होने पर सूर्यकांत जी यहाँ पर जिस सूत्र की प्रवृत्ति होगी, जी आपको परीक्षा की इस वाली कंडीशन में देखना है। पहले खर जी परे रहते झलों को चर होता है। तो जी खर कौन है, खर है आपका संता का स, जी खर परे है ना, संता का स खर में आता है। जी खर परे रहते यदि पूर्व में कौन हो, झल, हाँ तो वो चर में बदल जाता है। चर का मतलब वर्ग का प्रथम प्रथम अक्षर, चटा ता का है। जी तो ध किस में बदल जाएगा, त में। तम, जी तो ध त में बदल गया, तो अगली कंडीशन देखिए, असंत। ठीक है, जी ऐसी स्थिति हुई। अब ऐसी स्थिति होने के बाद आपको फिर क्या करना है, खरीचा एक बार और लगाना है, क्योंकि अब खर परे रहते, अब खरे खर परे मिल गया त, जी जी अब खर परे रहते झलों को चर होता है, और झल में अब आ गया ड, ड तो झल में था पर उसे त उधर जब धा को त हो गया तो खर परे मिल गया। जी जी पहले क्योंकि नहीं था धा तो पहले नहीं था, धा तो नहीं आता था ना खर जी प्रत्यार में, हाँ क्योंकि वो झ भय घट धस उधर ही छूट जाता है, जी और खर प्रत्यार तो खप छठत आगे से आरंभ होता है। जी जी अतः जब धा के स्थान पर त एक बार चर्त हो गया, अब उस वह बुखर में आ गया त, इसलिए अब जो ड है उस ड को भी चर्त हो जाएगा। जी ड को भी चर्त हो गया तो अब वो ड क्या बन जाएगा, ट। यहाँ देखिए, जी ड भी ट बन गया। जी आपने दो जगह चर्त संधि करनी पड़ी, अलग अलग निमित्तों को मान करती। जी एक बार आपने त को चर्त संधि की, सा को निमित्त मान करके, और एक बार इस ट को चर्त संधि की, त को निमित्त मान करके, हम्म, मतलब उसे खर परे मान करके। समझ गए ना। जी तो रूप क्या बन गया, दो बार चर्त आपको धुट आगम करने पर और दो बार चर्तु संधि करने पर जो रूप आपके सामने बना वो है आपका सट संता। जी क्या रूप बनेगा, षट् संत सट संता। पर मित्रों जैसा कि आपको पता है वृत्ति में लिखा हुआ है धुंड वा, अर्थात ये धुट विकल्प से होता है।
तो एक बार ये धुट होगा नहीं, एक बार ये जब धुट होगा नहीं तो इसी कंडीशन पर आपको मेल करना है वर्ण का। तो जी क्या करना है, स को खरे खरपरे मान करके ड को सबसे पहले खरीचा लगा के चर्त कर देना है। जी तो क्या रूप बन जाएगा, सठ संतः। जी। क्या रूप बन जाएगा, षट संतः। सठ संतः। दो रूप बनेंगे आपके। सबसे पहला रूप जब आपने धुट कर दिया और दो बार चर्त कर दिया तो सटत संतः, और जब एक बार धुट नहीं किया केवल केवल चर्त किया तो सठ संतः। ये दो रूप बनेंगे। आपने संधि में क्या देखा खास, कि इस संधि तो चर्त संधि ही है लगभग इसमें, जी लेकिन यह ध जो आ गया, धुट का ध, इसके आने से इसको चर्त हुआ, मतलब एक अक्षर ज्यादा बढ़ गया। सठ संता में एक ये त ज्यादा बढ़ गया, आगम में एक चीज ज्यादा बढ़ जाती है कोई, ठीक है ना। जी तो ये सठ संता इस प्रकार से बन जाएगा। जी। ये रूप आप समझ गए हो। श्याम सुंदर जी क्या प्रश्न है बताइए। प्रणाम बड़े भैया। जी हर हर महादेव। ये खरीचा तो फिर लग जाएगा षट संता में लास्ट में, हाँ लग फिर जाएगा प्राप्त हो ना। रहा है। हाँ फिर प्राप्त हो रहा है। हाँ हाँ, जब वो तो यही प्राप्त है इसलिए यहाँ पर लग जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल अब बिल्कुल लास्ट में जब षट संता बन गया है तब षट धनता संता। मतलब यहाँ पर जी जी। अब कहाँ किसको क्या करोगे, खरीचा खरीचा लगा के टा कर तो दिया, नहीं, दोबारा फिर प्राप्त है यहाँ लग सकता है माने। तो फिर से किसको ट ही होगा ना वो। अब किसको करोगे बताइए ना। अच्छा। आप वो वर्ण बताइए झल जिसको हम चर कर सकें, खर तो के झल, परे रहकर, झल में झलों को चर होता है। हाँ ठीक 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 है ना। ठीक खरी ठीक 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 जलाम ठीक। चरासी वो हम कर चुके हैं, डा को ट जी जी ट जी ट जी कर जी चुके जी हैं, ठीक जी है। जी 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 हाँ हाँ चलिए जी जी कोई बात नहीं। जी यह जी रूप सिद्ध हो गया। जी जी आपने डहसी धुट का उदाहरण पढ़ लिया कि डकार से परे सा को धुटागम हो जाता है। इसमें क्या अंतर पड़ता है, सूर्य अंतर यही पड़ता है कि एक त बढ़ जाता है इस संधि में, वैसे तकार बढ़ जाता है। आप इसे अन्य उदाहरण देख लीजिए, जैसे लिड प्लस सु, यहां पर आपने धुट कर लिया है। जी मुझे ये ट हल लिखना चाहिए था, ये वाला, आप उसे समझिएगा हल। जी ट को ट किया है ना, लिट्सु। जी दरअसल ये ट क्या है, हल है, हल ऐसा। जी जी अरे वो नीचे सही से लग नहीं पा रहा है, आप उसे समझिएगा कि टा को हल लिखना है, ओके ऐसा। जी जी तो लिट्सु यहां पर क्या हो गया, धुट हो गया। जैसे आपने सटत संतः पढ़ा था ये अभी अभी, धुट का धा और धा को हो जाएगा खरीचा से त चर्त जी त, और डा को भी हो जाएगा चर्त ट। तो क्या रूप बन जाएगा, पहला लिट्सु, टकार हलंत पढ़ना आप उसमें, और जब धुट नहीं होगा तो लिट्सु दूसरा वाला रूप। जी ओके, यहां पर धुट नहीं हुआ केवल चर्त हुआ है तो लिट्सु। ओके, जी ऐसे ही आगे एक है ये षड प्लस सुखानी। तो यहां पर देखिए क्या क्या रूप बनेंगे। सबसे पहला धुट होकर के सटत सुखानी, षट सुखानी। यहां पर क्या हुआ, जो धुट का था उसको त, और षड के डा को भी चर तो टा। जी अभी दो बार जैसे हमने इस षट समता वाले रूप में जो किया है वही सेम प्रक्रिया है। तो षट सुखानी और षट सुखानी दोनों ही रूप शुद्ध माने जाएंगे। यदि आपको इनका प्रयोग किसी काव्य शास्त्र इत्यादि में मिले तब आप समझना कि दोनों रूप शुद्ध है। जी ओके, जी हाँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही षड प्लस सन्निकर्षाः, तो ये भी आपको दो तरीके से मिल सकता है। एक तो षटत सन्निकर्षा और एक ये सट सन्निकर्षा। रूप सिद्धि षड संतः की तरह ही है, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है इन सब में। जी जी
इसी तरीके से तुराषाढ़ प्लस संसरति, तो इसके भी रूप बन सकते हैं यही दो, धुट हो जाने के बाद और दो बार चर्त होने पर तुरासाठ संचरति, तो संसरति, और तुरासाठ संसरति। जी यह हमने अन्य उदाहरण इसलिए प्रस्तुत कर दिए, कदाचित आपको ऐसा कहीं रूप मिल जाए जिन रूपों में आपको एक त एक्स्ट्रा में मिले, है ना, जी क्या मिले, तकार एक्स्ट्रा में मिले, तो आप समझोगे कि मूल तो रूप है सड सुखानी या सड सन्निकर्षा, ये त कहां से बीच में घुस गया, तो इसको आप समझोगे कि हाँ ये धुट आगम हो गया है। उस आगम के प्रभाव से यहाँ पर वो जो ध था, लेकिन वो चर्त संधि के कारण क्या बदल गया, त के रूप में बदल गया है। जी ऐसा आप समझेंगे, ठीक है ना। जी तो चलिए, आपने यहाँ पर इस धुट संधि के उदाहरण को और ड सी धुट के सभी उदाहरण पढ़ लिए। जी अब आइए नश्च सूत्र के उदाहरण पर। नश्च का अर्थ आपको स्पष्ट है कि नान्ताद पदार्थ परस्य सस्य धुडवा, नान्त पद से परे जो साकार है उसको धुट हो जाता है। जी तो नान्त पद, अब ये सन क्या है, ये नान्त पद है। नान्त पद से परे क्या है, सकार। कहीं कहीं पर नान्तात परस से ऐसा भी अर्थ है ना, तो जी दोनों अर्थ हैं। तो सन प्लस सह, यहाँ पर देखिए नान्त पद है सन, इससे परे है ये सकार, इस सकार को धुड आगम होना चाहिए, कर देते हैं। फिर स को धुट होगा तो उसका आदि अवयव बन करके बैठेगा, अर्थात उसके आदि में आएगा, क्योंकि धुट क्या है, टित, टित जी होने से आदि अवयव बनेगा, आदि में बैठेगा, तो ये रूप बनेगा आपका सन ध सह, जी धुट का बचेगा ध। हम अनुबंधों को हटा करके ही लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। जी शन ध और सा, इस प्रकार का बनेगा। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर इस वाली कंडीशन में जब ध और सा है तो सा खर परे मिल गया, तो जी फिर उसको क्या कर ले रहा है, चर्त संधि कर देनी है। तो धा को बना लेना है क्या, त। धा को आप त बना दोगे तो क्या बन जाएगा, सन उधर है ही, सन सा। अब नकार को तो यहाँ पर नहीं हो सकता ना, क्योंकि जी वो नहीं तो झल ही नहीं है, झलों को ही तो चर होता है। जी नकार तो झल प्रत्यार में ही नहीं आता, तो पुनः खरीचा लगाने की भूल मत करना। जी तो इसलिए क्या रूप बन जाएगा, यही यहीं पर आपको मिला देना है, तो रूप बन जाएगा सन सह, सन सह है, सभी दंत सकार है। और एक बार ये धुट होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी धुट वा, ये भी वैकल्पिक का वैकल्पिक है धुट, तो एक बार नहीं होगा भैया, तो यहाँ सीधा का सीधा मिला दीजिए सीधा संसा, यहाँ तो चर्त संधि की संभावना भी नहीं है, ठीक है। जी जी तो संसह, यह दो रूप बनेंगे ऐसे ही। इसके अन्य उदाहरणों का भी आप अवलोकन कर लें। अस्मिन प्लस समय, ये आप वाक्य में अपने यूज करते हो, तो लोग अस्मिन समय बोल देते हैं ज्यादा से ज्यादा है, जी लेकिन ऐसा भी आप बोलेंगे तब भी चलेगा। अस्मिनित, अस्मिन्त समय, मतलब एक तकार और एक्स्ट्रा, जो धुट का था उसको त हो जाएगा। जी तो पर ये रूप आपको बोलचाल की भाषा में कम, शायद कहीं साहित्य में, किसी काव्य शास्त्र में है, किसी अन्य ग्रंथ में मिल सकते हैं। इसी प्रकार से है दूसरा रूप की सिद्धि, देखिए भवान प्लस सखा, तो भवान सखा और भवान सखा दोनों प्रकार के रूप बनेंगे, एक धुट वाला एक बिना धुट वाला। जी ऐसे ही धनवान प्लस सहोदरा, तो क्या बनेगा, धनवान सहोदरा और धनवान सहोदरा, दोनों प्रकार के रूप आपके लिए बने। तो मित्रों, ये धुट संधि थी, ये इतनी ही थी। अभी आपने अब जो ये पढ़ा है, इसका अब देखते हैं संस्कृत में आपको किस तरीके से इनको बोलना करना है, रूप सिद्धि इत्यादि है, उनको देखते हैं।
तो आइए सबसे पहले धुट संधि पर ही, धुट में आपने ड सी धुट को पढ़ा, उसको देखें पहले, ठीक है। तो डकार से परे सकार को धुडागम का विधान किया गया है। अब यहाँ पर रूप कैसे लिखना है आपको षट संता, तो वो प्रकार आप देख रहे हैं कि षड संतः इति वो इत्यत्र ड धुट इति सूत्रेण सस्य आदौ विकल्पेन धुडागमे अनुबंध लोपे षड ध संता इति जाते खरी च इति सूत्रेण धस्य चर्त्वेन, मतलब धकार को चर्तु करने पर धस्य चर्त्वेन तकारे कृते षडत, इस प्रकार का षडत समता इति स्थिते पुनः खरी च इति सूत्रेण डकारस्य चर्त्वेन टकारे कृते षट समता इति प्रथमम रूपम। और यत्र धुट न कृतः, यहाँ पर धुट नहीं करोगे, वैकल्पिक होता है ना एक अर्थ, तो तत्र डकारस्य चर्त्वेन कृते षट समता इति द्वितीयम रूपम, ऐसा द्वितीय रूप सिद्ध हो जाएगा। और रूप भी आपको वहां पर भी उदाहरण दे दिए, इन्होंने भी अन्य कुछ उदाहरण दिए हैं। सम्राट सत्य, तो सम्राट सत्य और सम्राट सत्य, लिट्स उदाहरण वहां पर आपको दे दिया, इन्होंने भी इधर प्रस्तुत किया ही है। तो ये आपने समझा। अब आपको नश्च सूत्र जो पढ़ा, नामतात पदात् परस्य सस्य धुड्वा, अब उस नश्च सूत्र को और समझ लेते हैं कि उसका क्या है। तो सूत्र का अर्थ है ऊपर, नामतात अर्थात नकारांतात परस्य सस्य अर्थात सकार को वैकल्पेन धुटागम होता है। कैसे लिखना है, संसा इत्यत्र सनेति नकारांतम पदम अस्ति तथा परस्य स इति सकारः वर्तते अस्य सकारस्य अनेन सूत्रेण विकल्पेन आदौ धुडागमः क्रियते तस्य च चर्त्वेन संसा इति रूपम और धुडाभावे तु संसा इति, धुट नहीं होगा तो संसा, इस प्रकार से आपको बता देना है, ठीक है। नीचे भी उसी रूप की लेखन की सिद्धि की गई है कि संसा इत्यत्र नश्च इति सूत्रेण नकारात् परस्य सस्यादौ विकल्पेन धुडागमे अनुबंध लोपे च कृते सन ध स इति जाते और खरी च इति सूत्रेण धस्य चर्त्वेन तकारे कृते संसा इति रूपम और धुडाभावे तु संसा इति रूपमपि सिद्धम, दोनों रूप सिद्ध हो जाएंगे। अन्य उदाहरण और भी देख लीजिए, इन्होंने कुछ अतिरिक्त उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जैसे त्रीन और समुद्रान, तो क्या बन जाएंगे, ये दो रूप बनेंगे, एक तो तकार वाला त्रीन समुद्रान, एक त्रीन समुद्रान। ऐसे ही भगवान साधुम रक्षति, भगवान साधु की रक्षा करते हैं, तो यहाँ पर भी बनेंगे भगवान साधुम रक्षति और भगवान साधुम रक्षति, दोनों प्रकार के। जी। विद्वान सहते, तो यहाँ पर भी विद्वान सहते और विद्वान सहते इत्यादि ये सब रूप बन जाएंगे। ओके, ये संधि होती है यहीं पर समाप्त। इस संबंधी कोई प्रश्न हो तो बताइए, अन्यथा हम अग्रिम संधि में अब प्रवेश करेंगे। समझ में आ गई ना, ये तो सरल थी ना, क्यों सूर्यकांत जी? हाँ सरल ही थी। हाँ हाँ हाँ, पदतोला जी है क्या? आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ जी, क्या हालचाल है आपकी? आवाज जी जी। नकार परे श को धुंड आगम होता है। हाँ हाँ, जिसमें ध मतलब अनुनासिक और वो तो उसका तो लोप हो जाएगा। हाँ हाँ, धुट में उठ का लोप हो जाएगा। ध बसता है ऐसा। जी जी, समझ में आया इतना? चलिए बहुत अच्छा। समझ गई थी। हाँ हाँ, जैसे षड्रसा बनाते हैं ना लोग, षड्रसा। हाँ हाँ, तो वहाँ की स्थिति इससे अलग है क्या थोड़ा? क्योंकि वहाँ षड्रसा, वहाँ तो डकार होता है कुछ, मतलब वहाँ पर सकार परे नहीं है। षड्रसा में सकार परे नहीं है ना, डकार से सकार को ही धुडागम होता है। सी धुट हो या नश्च हो, इसको सकार परे चाहिए। जी, दोनों सूत्रों की डायग्राम में देख लेना,
डायग्राम में देख लेना, हमने शकार को इतने मोटे अक्षर में लिखा है। अच्छा, पूर्व में क्या होना चाहिए, ड या न, बाद में होना चाहिए स, तब ये दुडागम की प्रवृत्ति बनेगी। ठीक है, जी जी। पूर्व में ड और न में से एक, और पर में दंत्य स। आप अभी कहाँ पर हैं? आपकी आवाज में जाने क्या क्या चीज सम्मिलित होके आ रही है। मैं तो क्या बारिश हो रही है एक क्या? सेकंड। हाँ, थोड़ा मौसम में गड़बड़ है। खड़र 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 होती रहती है, ऐसा लगता है कि चक्की लगा लिए हो बगल में। अब ठीक है क्या? अब कुछ ठीक है। अच्छा, तो पंखा इतनी आवाज कर रहा है? हाँ, पंखा या कूलर कुछ ऐसी आवाज कर रहा था जिससे ऐसा लग रहा था कि वो माइक अच्छा में थोड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, कुछ हो सकता है, फोन पुराना हो गया ना भैया, बेचारा कितना झेलेगा, सारा लॉकडाउन इसने निकाल दिया। मैं कह रहा हूँ पर में दंत्य सकार होना चाहिए और पूर्व में ड हो अथवा न हो तो उसी को धुंड आगम होगा। तो धुंड आगम हो जाता है, तो मतलब वहां पर एक एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, आप ये समझ लीजिए। हाँ, वो वाह है तो इसका मतलब जुड़ भी सकता है, और हम विकल्प से है वो। हाँ हाँ हाँ, और नहीं भी कर सकते, बिल्कुल। जी जी, बातें समझ आई इतनी। ये वाले जो दो सूत्र, आज की संधि कल की संधि विद्वानों के लिए थी, जी। आज भी जो तुम अगला सूत्र पढ़ने जा रहे हो, सी तुक नाम से, तुक संधि है, अब स्टार्ट होने वाली है। तो तुक संधि भी क्या है, इसका भी अति अल्प प्रयोग है, एक ही प्रयोग है, ऐसा धांसू है। पर हाँ, उससे जो अगला जी जी, हरप्रिया जी का प्रश्न था एक एक्चुअली। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, उन्होंने, पर जो अगली आप संधि पढ़ोगे ना सूर्यकांत जी, नमो ह्रस्वादच गमुड़ नित्यम, जो कल पढ़ोगे, उसका प्रयोग बहुत होता है। ठीक है ना? हाँ, आगम संधियों में उसका ज्यादा प्रयोग होता है। दे दी लक्कोमुदीकार ने, है मनोरंजन के लिए। चलिए, हरप्रिया जी। जी गुरु जी प्रणाम। जी, हर हर महादेव। जी गुरु जी, ये जो टीत और कीत होता है, टीत पूर्व में लगता है और कीत बाद में लगता है। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो जो कीत आगम हुआ था वो तो स में ही लगा था ना, ख और मूर्धन्य स मिलकर ख हो गया था, और आज भी तो दंते से में लगा, तो भिन्न क्या है? देखो, कल जो आपने पढ़ा था वो पढ़े थे टुक, एक आगम पढ़ा था जी। वो तो क्या था, कित था, कित होने से अंत में लगता था जी। और आज जो पढ़ा आपने धुट, यह आगम, ये टित है। टित होने से यह जिसको विधान किया जाएगा उसके आदि में लगेगा। वो तो समझ में आ गया, लेकिन वो ही काम तो वो ही है ना, वो भी स में लगा था बाद के समय, और ए भी तो बाद में जो स है उसी में लगा, तो भिन्न क्या है वो समझ पर में नहीं आया। अंतर ही है ना कि ये ड और न, अर्थात ड सी धुट, डकार से परे सकार हो तब होता था, और नश्च सूत्र द्वारा नकार से परे सकार हो तब धुट आगम होता था। लेकिन आपका गणों कुक सरी, वहां पर क्या होना चाहिए, न और न होने चाहिए, तब कुक और टुक आगम होंगे, मतलब पूर्व में न हो या फिर न हो। और यहाँ पर क्या है, आज की संधि में ड हो या न हो, अंतर है ना दोनों वर्णों में। हाँ, आगम का शब्द तो मालूम है, लेकिन वो जो टीत और कीत लगता है, वो उनका जो शर्त है कि वो बाद में लगता है और एक है पर में लगता है, कि टीत पूर्व में लगता है और कीत का काम बाद में होता है, लेकिन काम तो एक ही हो रहा है। काम एक कहाँ हो रहा है? यदि यदि ऐसा है ना, आपको समझाना पड़ेगा बोर्ड पे थोड़ा सा, है जी जी, बोर्ड पे आगे और बाद। आज पंतोला जी की विधि काम करेगी। देखिए, हमने आज ये रूप पढ़ा था सट और संता, अब इसको ड कर लें पहले हम, है ना, सड संता, यही तो था ना। अब आपने कहा था, अब हम ये कह रहे हैं कि जो धुट आगम क्या है, आपका टित है, ये है आपका धुट आगम। धुट आगम में क्या है, ट,
ट की इत संज्ञा होने से धुटागम क्या है? टित। टित होने से जी ये जिसको विधान किया जाएगा उसका आदि अवयव बनेगा, तो सकार को धुटागम विधान किया जा रहा है, अतः ये स के आदि में बैठेगा। हम उसे बैठा के देखते हैं, तो षड धुट के धा को इधर बैठाइए और संता को इधर लिख दीजिए। ये टित था इसलिए आदि में बैठा, मतलब इस साइड में आया है। अब आपने कहा कि उसमें तो कोई अंतर नहीं होता है, कित और टितों में कोई अंतर नहीं है। अब मैं आपको अंतर बताता हूं यहीं पर क्या पड़ेगा। यदि आपका ये धुट आगम टित की बजाय कित हो जाए, जी तो सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, टित की बजाय कित हो जाए, मतलब ये धुट की धुक की बजाय धुट की बजाय ये हो जाए धुक। मैंने इसको क्या कर दिया? धुक आगम कर दिया। अब ये क्या है? कित हो गया। कित होने से क्या अंतर पड़ेगा कि अब जिसको विधान किया जाएगा उसके अंत में बैठेगा, तो ये स को विधान किया जा रहा है। किसको विधान किया जा रहा है? स को। तो ये कहां बैठेगा? अब इसकी जगह चेंज हो जाएगी, मुझे यहां से हटाना पड़ेगा। अब इधर नहीं बैठेगा, अब ये सा के इधर में चला जाएगा। कैसे जाएगा? देखिए, षड स के बाद मुझे धुट का ध बैठाना पड़ेगा और स में जो आ था उसको इधर लिख दिया और न था। अब देखिए कित होने से अंतर पड़ा कि नहीं? जब प्रत्यय जब आगम आपका कित होगा तो उस साइड में बैठ जाएगा, उसके अंत में बैठ जाएगा, तो अब तो ये रूप कुछ का कुछ बन जाएगा जो कि कभी बनता नहीं था। बात आई ना समझ में? अतः ये रूप गलत होगा, इसलिए आपको धुटागम क्या है? टित है। टित होने से कहां बैठेगा? वो स से पहले बैठेगा, तब आपका यहां बैठेगा, तब आपका सही रूप बन पाएगा। तो आपको समझ में आ गया ना कि टित और कित दोनों एक नहीं है, दोनों का काम करने से अलग अलग रूप बन सकता है। क्यों जी? समझ गए। और भी आगे और समझाने वाले हैं, चिंता मत करिए। टित का उदाहरण था, अब जो है आगे आपका एक सूत्र है शीतुक, है उसको आज ही पढ़ा डालें कि रहने दें? क्यों जी, क्या कहना है आपका पंतोला जी? आचार्य जी 2 प्रश्न और हैं अभी। अच्छा, अच्छा प्रश्न है तो फिर नहीं हो पाएगा। हाँ पूछ। प्रश्न है तो कर लीजिए, कोई बात जी, नहीं। जी। वो एक नया प्रत्यय है तुक, और उसकी प्रक्रिया थोड़ा लंबाईमान है, हम लिख तो देंगे 5 मिनट में ही, कोई दिक्कत नहीं, पर शायद आप 5 मिनट में समझ पाओ या नहीं यह कह नहीं सकते। तो प्रश्न है, आप प्रश्न कर लीजिए, फिर हम आगे तभी बढ़ेंगे क्योंकि आपके प्रश्न बहुत लाभप्रद रहते हैं। प्रदीप बिरतरे जी। गुरुजी मेरा कल की संधि से प्रश्न है, आज तो आ गया। हाँ बताइए। जो आपने बाद में अंत में समझाए थे उदाहरण में, वो क्षमा एक शब्द है आपने दिया था, जो कौन शब्द था? क्षमा। क्षमा क्षमा, जी जी। तो उसकी संधि जो है तो खा और क्षमा कटेगी, ठीक है। तो उसमें पहले से ही पूरी खा जो है दूसरा वर्ण दिया है, पर ये चयो द्वितीया कोस्कर साधरेति वाच्यम थे, ये तो चय को सर परे रहते द्वितीय वर्ण करता, तो इसमें तो पहले ही खा दे रखा है, तो इसको का को खा होता, या तो फिर नहीं, वो वैकल्पिक दे रखा है ना। सुनिए बिरथरे जी, देखो वहां 2 रूप लिखे हैं, एक तो लिखा है क्षमा। क्षमा रूप सब जानते ही है ना? क्षमा में क्या चीज है? पहले क है, फिर श है, इसके बाद अमा लिख देता हूं क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। अब आगे जहां समझाना है उसको थोड़ा अलग अलग लिखा है। ओके, तो प्रदीप जी अब आप सुनिएगा, यहां पर चयो द्वितीय सूत्र वो वार्तिक की प्रवृत्ति हो जाएगी। क्यों? सूत्र क्या कहता है? चय को द्वितीय अक्षर हो जाता है विकल्प से शर परे रहने पर। शर का मतलब 3 ही है, मतलब 3 सकार में से कोई सा भी सकार परे हो, तो इस चय को द्वितीय अक्षर हो जाएगा। चय को द्वितीय अक्षर हो जाने पर पहला रूप क्या बनेगा? एक तो आधा ख और ये श आ में मिला दीजिए, ऐसा बनेगा पहला रूप, ये बनेगा। और जब एक बार कुछ नहीं होगा क अपने ही अस्तित्व में रहेगा,
क्योंकि कार्य वैकल्पिक होता है तो क्षमा ये दूसरा रूप यही है। मैंने ये पहले ही एक इसकी संधि कर ली थी, इसलिए मैं गड़बड़ा गया था थोड़ा। ये विकल्प से होता है। कोई बात नहीं, आप लोगों की मेहनत को देख करके, आप लोगों की लगन को देख करके अब लग रहा है कि व्याकरण को अब आप लोग परास्त कर दोगे, ये निसंदेह कहा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग अब उस दिशा में चिंतन करने लग गए हो, ये बहुत अच्छा है। ठीक है ना, बहुत अच्छा है ये। क्योंकि कल मुझे श्याम सुंदर जी ने फोन भी किया था इस चयुद्वितीया पौष्कर सादृति वाच्यम के उदाहरणों को लेकर के। उनको ये भ्रम था कि यहाँ पर पहले गणों कुक्टुक सरी वगैरह लगे, बाद में ये चयुद्वितीया पौष्कर लगाएंगे। ऐसा नहीं है, ये चयुद्वितीया के स्वतंत्र उदाहरण है। ठीक है ना। हाँ, और क्या कह रहे थे वृथरे जी? ऐसे ही क्षिति बनेगा, क्षिति शब्द जो है, क्योंकि उधर बिल्कुल, भी तो है ना। बिल्कुल बनेगा, है ना जी। व्याकरण लोग कैसा बना सकते हैं कि लोग डर जाएं, क्योंकि क्षमा को तो वो जानते हैं। ऐसा लिखेंगे तो लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा कि भैया ये क्या लिख रहे हो, कभी न सुने हैं देखे नहीं है। इधर तो इसीलिए तो व्याकरण को व्याघ्र कहा जाता है। वो डरते हैं लोग, भैया जाने क्या कर दे, ये इनके हाथ में ही सब कुछ है कि कौन से शब्द का उखाड़ पछाड़ कर दे। इधर क्या होता है कि विकल्प से दे रखा होता तो गड़बड़ा जाते हैं हर जगह दो शब्द में। चलो कोई बात नहीं, ठीक, धन्यवाद। हाँ चलिए, बहुत अच्छे। तो सूर्यकांत जी क्या स्थिति है? बस हो गए ना प्रश्न सबके? सूर्यकांत जी रुक गए हैं, किसी और का प्रश्न देखता हूँ। हाँ, किसी का प्रश्न नहीं दिख रहा है। आपको नहीं दिखाई देगा। बालकृष्ण जी, प्रणाम। महादेव, किसी का भी प्रश्न तो नहीं है? नो डाउट। चल आगे चले, फिर आगे चलते हैं। आगे हम थोड़ा आपको पढ़ाई देते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा समय है 5 मिनट का। हम 5 मिनट में उस विषय को लगभग करने का प्रयत्न करते हैं। ओके जी। तो चलिए, तो ये तो हो गया आपका खत्म। अब विधि होती है पंतोला जी वाली विधि। बोर्ड पर हम आपको काफी सारी एक संधि आपको बोर्ड पे ही समझाएंगे। अब ये संधि है आपकी तुक, तुकागम। तुकागम संधि इसको आप कह सकते हैं। मैं सीधा तुक संधि लिखता हूं। ओके जी। इसके लिए जो पाणिनि जी ने नियम बनाया, उस नियम का नाम है शीतुक। क्या नियम है? शीतुक। शीतुक। सूत्र का अर्थ बहुत सरल है, सादा सिंपल है। अर्थ देख लीजिए, वृत्ति में लिखा है पदांतस्य नस्य से परे तुकवा। मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं, इसके अर्थ को। संस्कृत में की पुस्तक में लिखा हुआ है, पदांत नकार को तुक आगम होता है। तुक ऐसा आगम होता है। ठीक है जी। तुक आगम होता है। क्या परे होना चाहिए? श। ये वाला इसमें जो है तालब भी शकार है, श परे होना चाहिए, है ना। तो श परे होने पर तो क्या कंडीशन बनी? पदांत नकार हो संधि में। पदांत नकार को ही तुगागम करना है, मतलब इसको ही क्या करना है? तुक। फिर क्या होना चाहिए? पर में श पर में होना चाहिए। तो आपको क्या मिलेगा? पद के अंत में न और बाद में श। यदि ये वाली कंडीशन हो तो ये कार्य हो पाएगा, है ना। एक बार मुझे थोड़ा स्पोर्ट वीडियो करने दीजिए, जिससे मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए। जी जी, ऐसा ही कीजिए। कोई बोल रहा है तो उनकी शक्ल आ जा रही है बोर्ड हट के। हाँ, हमें वही इसीलिए स्पोर्ट वीडियो। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? बोर्ड दिखाई दे रहा है ना? गुरुजी किमपि न दृश्यते। किमपि न दृश्यते। आम। अरे भाई क्या अरे किया राम जाए? जी दिख जाएगा, रुको। हाँ, अब बताइए, अब दिखाई दे रहा है? इदानीं दृश्यते गुरुजी, इदानीं दृश्यते। हाँ हाँ हाँ, अरे भाई ये क्या हो गया था? चलो इसे सही कर दिया अब। ओके
एक मिनट, एक और काम करते हैं, स्पोर्ट वीडियो। ओके, अब आपको और साफ साफ दिखाई देगा बिल्कुल। चलिए, अब मैंने आपको सूत्रार्थ क्लियर कर दिया है कि पदांत नकार को तुकागम होता है सकार के परे होने पर। ओके जी। हाँ, चलिए अब आपको बताते हैं आगे की कहानी। सौरभ मिश्र जी, क्या प्रश्न है, क्या पूछना चाहते हैं? गुरु प्रणाम। गुरु, मैं इस पूछ रहा था, ये धुटागम जो किया था जी, यस, उसमें बचता ताई है, हाँ हाँ, तो तुकी क्यों नहीं कह दिया था? अरे वाह, जब- क्या बढ़िया प्रश्न है ना। हाँ हाँ, अरे इसका उत्तर तो भैया हमें खुद खोजना पड़ेगा है। हम आपका उत्तर देते हैं, चिंता नहीं करिए, पहले इसको समझा लें। जी गुरु। अभी लिख रहे हैं, आपका हम उत्तर आपको प्रदान करेंगे, पहले इसको लिख लें। हैं, मैं भी ये सोचा था, ये वाला प्रश्न आपने सोचा है ना, मैं भी अभी सोच रहा था कि कोई पूछ ना दे, आपने पूछ ही दिया, बहुत अच्छा किया। मैं लिख रहा हूं यहाँ पर सन प्लस शंभु। इस उदाहरण को देखिएगा ध्यान से, इसमें वो कंडीशन घट रही है क्या, पदांत नकार को, तो सन का जो नकार है ये पदांत नकार है, यस ये वाला पदांत नकार को क्या हो जाता है, तुक आगम हो जाता है। क्या परे होना चाहिए, परे होना चाहिए, ये सा, तो शंभु का स परे है, तो इसका मतलब हम तुकागम कर देंगे। तो कर दिया तुकागम, तो स्थिति बनेगी शन। अच्छा, तुक बैठेगा कहां, तो तुक का बचता क्या है, देखो ये जो तुकागम है ना, इसका बचता क्या है, तो बचेगा जी। उकार की संज्ञा उपदेश जन्मासिक इत, ककार की संज्ञा हो जाएगी, ककार की हो जाएगी हलंत्यम से, और तस्य लोपा से दोनों का लोप बचेगा त। अतः ये तुकागम कैसा है, ये कित, तुकागम कैसा है, कित, और कित होने से वो जिसको विधान किया जा रहा है उसके अंत में बैठेगा। तो यहां पर तुकागम किसको विधान किया जा रहा है, पदांत नकार को तुकागम होता है। इसका मतलब ये पदांत नकार को विधान किया जा रहा है, तो इसको तुकागम कर दिया। तुकागम करने के बाद स्थिति क्या बनेगी, सन तुक का त, और इधर लिख दिया मैंने शंभु। ओके, बात आ गई समझ में जी। हाँ, अब क्या करना है यहाँ पर, अब आपके पास इधर तवर्ग है और इधर यहाँ पर ये है स, इस साइड में यहाँ संधि होगी ना बोले। अब आप इस संधियां पढ़ चुके हो, तो स्तोष्णाशु लगा देंगे। स्तोष्णाशु भूल नहीं जाना क्या क्या था उसका, तो उसमें क्या हो जाएगा, स्तोष्णाशु के से लगाने से ता को क्या बन जाएगा, च बन जाएगा ना, ता को च बन जाएगा। तो देखिए सन च शंभु। ओके, अब इधर जैसे ही च बन गया, इधर देखिए सूर्यकांत जी, जैसे ही इधर ये च बन गया, ऐसे ही अब इधर भी तवर्ग है, ये तवर्ग में आ गया ना, तवर्ग का एक अक्षर इधर है और च वर्ग का एक अक्षर इधर है। अब इस वाले को नकार को भी इश्चुत्व कर दो, तो दो बार इश्चुत्व संधि कर दो। तो इस नकार को भी इश्चुत्व कर दिया आपने, तो नकार को भी इश्चुत्व कर दिया, तब अगली स्थिति बनी आपकी शय, और ये च, यहाँ ठीक, और ये क्या हो जाएगा, शंभु। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, ऐसी स्थिति होने पर अब सूत्र लगा दीजिए, सस छोटी। हाँ जी जी, सस छोटी लगेगा। नौ को हाँ, होगा जी गुरु जी, यहाँ क्या कह रहे हो, ना को यहाँ, 9 को होगा गुरु जी। हाँ, ना को यहाँ हो जाएगा। ठीक है गुरु जी, ओके ओके, निश्चित कर रहे हैं ना हम। हाँ जी ठीक है। हाँ। अच्छा, अब आपको क्या करना है, एक सूत्र है, सस छोटी पढ़ के आए हो, पदांत झय से परे यदि स हो, मतलब तालव्य स, उसको छ हो जाता है। इस वाली प्रक्रिया को आप लोग ध्यान से सुनेंगे, बड़ी लंबी प्रक्रिया है, दिमाग से निकल जाती है। संधियों का इसमें पूरा जो है झुंड है संधियों का।
हाँ जी जब आप तो कर ले रहे हो तो संधि दे संधि पिछली वाली सब हो जा रही है। जी जी। तो अच्छा, इसको यहाँ तो हम क्रमशः स्टेप बाय स्टेप अच्छा समझना जो है। आचार्य जी, इसलिए हमने फैसला किया इसे बोर्ड पे ही समझाएंगे। हाँ जी, क्या कह रहे थे? अच्छा वो वैसे बाद में ही पूछना चाहिए था, अभी तो क्यों बना नहीं है, बीच में ही आ गया मैं कह रहा हूँ वो सस छोटी तो विकल्प से होगा ना, तो जरूरी दो। तो अभी पहले कर तो लेते हैं, विकल्प का मतलब एक बार तो करने दो ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टोटल बात वही बताएंगे आपको। तो सस छोटी से देखो, उसकी कंडीशन देखो, मैं आपको फिर घटा के बता रहा हूँ, सूत्रार्थ मत भूलिए। झय परस्य पदांतात झय परस्य सस्य छोवाटी। पदांत झय से परे, झय में आ गया च, जब गढ़ दसे है, झय से परे जो सकार है उसको छकार हो जाएगा, अट परे होना चाहिए, या फिर कहो अम, तो सा के बाद अ है जो अटम दोनों में ही आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो सा को कर दिया छ, सा को छ कर दिया, तो आपने शा या च और छम्भु। यहां तक आपको दिखाई दे रहा है सब? स च छम्भु। ओके जी। अब आपने एक सूत्र पढ़ा था, झरो झरी सवर्णे, हल से परे झर का लोप हो जाता है यदि सवर्ण झर परे हो तो। हल है या, हल से परे झर है च। झर देख लीजिए, प्रत्याहार कहने से उसके आने वाले अक्षर आपके दिमाग में क्लिक होने चाहिए। हम आपको संज्ञा प्रकरण में क्या बताते थे? प्रत्याहार जानना बहुत जरूरी है, इसके बिना आप इस शॉर्ट टर्म को नहीं समझ पाओगे संधि की, है ना जी। तो झय झय हो गया कौन? या झय से परे, नहीं वो क्या कर रहा है, झरो झरी सवर्ण है, सॉरी, हल से परे झर का लोप होता है। हल हो गया या, हल से परे झर, झर में आ गया च, इसका लोप हो जाएगा कब? जब सवर्ण झर परे हो। सवर्ण का मतलब होता है कि वही उसका उच्चारण स्थान और वही उसका अभ्यंतर प्रयत्न वाला यदि कोई अक्षर सामने पर में हो तो यहां पर क्या है, ये छ क्या है? सवर्ण झर परे है, सवर्ण झर परे है, इसलिए क्या हो जाएगा, इस च का हो जाएगा लोप। तो च का कर दिया लोप, तो च का लोप करने के बाद साया और इधर ये छम्भू लिख दीजिए। आपके रूप बन करके तैयार हो गए मित्रों। अब आपको अब सभी रूप बना लेने हैं। सबसे पहला रूप तो यही बराबर करके मिला दीजिए। तो पहला रूप बनेगा आपका क्या? छम्भू। ये प्रथम रूप है। ओके जी। यहां पर क्या हुआ? जरो जरी सवर्णे लग गया। अब जरो जरी सवर्णे विकल्प है, अब मैं आपको सभी विकल्प के रूप बताता हूं। जरो जरी सवर्णे अब नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो इससे जस्ट पिछली वाली स्थिति को बराबर करके मिला दीजिए, यही तरीका होता है, ठीक है ना? जी जी। तो यहां पर जब आप मिलाएंगे तो छम्भू छम्भू छम्भू। ओके जी। ये रूप बन गया। अब क्या होगा मित्रों? अब एक बार पंतोला जी कह रहे सस छोटी विकल्प करता है, तो अब एक बार सस छोटी भी नहीं लगेगा। तो जब सस छोटी भी नहीं लगेगा तो जस्ट उससे पीछे मिला दीजिए जहां सकार आपको दिखाई दे रहा है, ये शंभू का सा, यहां सस छोटी नहीं लगा है इससे पिछले वाली कंडीशन में। तो तीसरा रूप यहां बन के तैयार हो जाएगा, स या च शंभू। जी। तीन रूप बन गए, ये दूसरा और ये तीसरा। अब ये तीन रूप बन गए और मित्रों क्या होता है, जो शीतुक सूत्र है ये भी क्या करता है, इसमें एक चीज छूट गई है, विकल्प करता है। विकल्प है जी, वाह। ये तुकागम भी विकल्प से होता है। अब एक बार तुकागम नहीं होना है, तुकागम नहीं होना है तो आपको यहां मेल करना है, पर ध्यान रखिएगा मेल करने से पहले श्चुत्व संधि करना आवश्यक है, क्योंकि तवर्ग का एक व्यक्ति इधर है
और शकार च वर्ग में से स इधर है, तो यहां पर इष्टुत्व में किसको क्या हो जाएगा पंतोला जी? न को या होगा, यह हो जाएगा। तो चौथा रूप बनेगा आपका सय शंभु। शंभु। इसके मित्रों ये 4 रूप बनते हैं। चारों रूप कैसे बनते हैं आपने ये देखा, इसलिए मैं ये कह रहा था कि ये वाली संधि केवल यही है, ठीक है ना जी। तो ये कैसे 4 रूपों की सिद्धि होती है एक बार हम आपको फिर बता दे रहे हैं, जिससे कि आप इसकी प्रक्रिया को लोग भूल जाते हैं, पर हमने जिस तरीके से किया यही फॉलो करना है। आपको क्या करना है आपका, एक बार फिर से देखिए प्लीज। सन शंभु इति स्थिते, फिर क्या करें, हितुक इति सूत्रेण तुकागमे कृते, तो सन त शंभु इति स्थिते। फिर क्या करना है आपको, स्तोश्चुनाश्चु इति सूत्रेण। अब यहाँ स्तोश्चुनाश्चु सूत्र लगाना है। इति सूत्रेण तकारस्य स्थाने चकारादेशे, जी। ता को च कर देना है, तो स्थिति बन जाएगी सन च शंभु। जी। पुनश्च स्तोश्चुनाश्चु इति सूत्रेण नकारस्य स्थाने यकारे कृते, तो स य च शंभु इति स्थिते। ततः सच्छोटे इति सूत्रेण सकारस्य स्थाने छकारे कृते, स य च छंभु इति स्थिते। ततः झरोझरी सवर्णे इति सूत्रेण हलः परस्य लोपे कृते, झरी लोपे झरा लोपे सवर्णे झरी, कस्य लोपे, चकारस्य लोपे। सत्यम। तो सवर्ण झर परे क्या है, छकार, छकार सवर्ण झर परे है। पूर्व में हल है य, तो हल से परे झर का लोप सवर्ण झर के परे रहते। तो झरोझरी सवर्णे इति चकारस्य लोपे करते प्रथमम रूपम सिद्ध्यति संय छंभु इति प्रथमम रूपम। यदा झरोझरी सवर्णे इति सूत्रम न प्रवर्तते तदा संय च छंभु इति द्वितीयम रूपम, तत्र चकारः श्रूयते इति विशेषः। अथ च यत्र षष्ठोटी सूत्रम न प्रवर्तते, ये तो षष्ठोटी सूत्रमपि विकल्पेन कार्यम करोति। तो जहां षष्ठोटी सूत्र प्रवृत्त नहीं होगा वहां पर श य च शंभु इति रूपम है। और यत्र तुकागम अपि सितुक सूत्रेण विकल्पेन भवति, यत्र तुकागम नैव भवति तत्र इश्चुत्व मात्रम है, इश्चुत्व मात्रे करते, वहां पर केवल इश्चुत्व मात्र कर लोगे आप तो क्या हो जाएगा, संय शंभु, ऐसा सीधा का सीधा रूप बन जाएगा। आता ही ना समझ में आपको? आ गई। बस इस चारों रूपों को एक बार आपको दिखा देते हैं आपकी स्क्रीन पर, आप उसे पढ़ें आराम से, और मुझे लगता है कि शायद ये आपको समझ में आ गए होंगे, बस इसमें प्रक्रिया की थोड़ा जटिलता है। चलो ये देखिए, पदांते यह नकार, सीतुक का अर्थ किया जा रहा है, पदांते यह नकार तस्मात् सकारे परे नकारस्य तुकागम विकल्पेन भवति। तुक इत्यत्र त अवशिष्यते, तुक का क्या बचता है, त। ककारस्य संज्ञात्वात्, ककार की संज्ञा होती है। अयम आगमः कित अस्ति, ये वाला आगम क्या है आपका, कित है, कित है, ठीक है जी। रूप अतः अयम अंतावयवत्वेन तिष्ठति, इसलिए अंतवयव बन करके बैठेगा, जिसको विधान किया जाएगा उसको। ओके जी। रूप को कैसे लिखना है एक बार देख लीजिए। सन शंभु इत्यत्र सीतुक इति सूत्रेण नस्य विकल्पेन तुगागमे अनुबंध लोपे सनत शंभु इति स्थिते। फिर है स्तोश्चुनाश्चु इति सूत्रेण सकार योगे तकारस्य चुत्वेन चकारे पुनः चकार योगे नकारस्यापि यकारे संय च शंभु, ऐसा बनेगा। इत्यवस्थायाम, इस अवस्था में सच्छोट इति सूत्रेण सस्य विकल्पेन छकारे, तो संय छंभु इति स्थिते। और झरोझरी सवर्णे इति सूत्रेण विकल्पेन चकार लोपे सय शंभु इति रूपम, और च लोपाभावे सय शंभु इति द्वितीयम रूपम।
और छत्व भावे च लोपा भावे च सय संभु इति तृतीयम रूपम, और तुग अभावे, तुग का अभाव होगा तो शय संभु इति चतुर्थम रूपम शय सिद्धम। शंभु। चारों रूप समझ में आए? जी एक बार गुणा भाग सबका लगा लीजिएगा, ठीक है? इसमें थोड़ा प्रक्रिया है विषम, बाकी आप उस चीज को पहले से जानते हो तो आपका रिवीजन हो गया होगा। इस तो सुनाशु का झरो झरी सवरणे का, है ना? तो संधि को आप ठीक किए रहे। तो इस तरीके से रूपों की सिद्धि होती है, तो आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लें। फिर हम आगे बढ़ेंगे, कल जो है नमुटागम संधि को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखें फिर, है? चलो, और भी जो प्रश्नोत्तर है वो मैं उदाहरण है क्या भाई साहब? है प्रश्न उत्तर नहीं है, ऐसी जिज्ञासा है एक। हाँ हाँ, इतनी लंबी प्रक्रिया का एक ही उदाहरण है या अन्य उदाहरण भी हैं इसके? वैसे इसका तो यह आपको और भी मिल जाएंगे उदाहरण, आपको दे देंगे। और इसमें ज्यादा प्रक्रिया थी, है ना? इसमें ज्यादा प्रक्रिया थी। जी तन संभूल। तो चलिए फिर, है करते हैं विश्राम। चलिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः गुरुजी।